आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आज की वीडियो का जो विषय है वो है देवनागरी लिपि। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तभी आगे की वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है और रिसर्च करने का भी मन करता है। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है देवनागरी लिपि। देवनागरी का जो संबंध है वो ब्राह्मी लिपि से बताया जाता है। जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। बौद्ध काल में जब बौद्ध काल स्टार्ट हुआ तब ब्राह्मी के जो अक्षर थे वो गोलाकार लेने लगे, यानी कि गोल आकार में बनाए जाने लगे। फिर गुप्त काल आया तो गुप्त काल में गोलाकार के साथ साथ शिरोरेखा का भी विकास हुआ। शिरोरेखा कौन सी होती है? ये जो हम शब्दों के ऊपर लाइन लगाते हैं ना, इसको शिरोरेखा कहते हैं। गुप्त काल में ही ब्राह्मी के दो भेद हो गए थे, दक्षिणी और उत्तरी। हम इसे ऐसे समझेंगे, ब्राह्मी के दो रूप हो गए, दक्षिणी और उत्तरी। दक्षिणी में जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कलिंग, ये सारी भाषाएं आ गई। और उत्तरी में आई गुप्त लिपि। गुप्त से सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका से कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से नागरी लिपि बनी, और नागरी से देवनागरी लिपि बनी। देवनागरी लिपि जो होती है वो अक्षरात्मक होती है। इसमें वर्ग जो माने जाते हैं वो 48 वर्ग माने जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, वर्ण आप सबको पता है 52 होते हैं। अक्षरात्मक का मतलब होता है कि मात्रा कहीं पर भी लगी हो लेकिन उच्चारण पहले वर्ण का होता है। देवनागरी का जो विकास था पहले दक्षिण में हुआ, फिर उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण भारत में देवनागरी को नंदनागरी कहते हैं। और जो लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें मिलता है वो गुजरात के राजा जयभट्ट ने अपने शिलालेखों में किया होगा, राष्ट्रकूट नरेशों ने किया, विजयनगर राजाओं ने अपने शिलालेखों में, भोजपत्र आदि में इन सब का प्रयोग किया। लिपि का जो सर्वप्रथम माना जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट है, जैसे उत्तर भारत में देवनागरी के जो प्रचार का समय था वो 10वीं शताब्दी का माना जाता है। फिर लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वो पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में मिलता है। महाराष्ट्र में देवनागरी को कहते हैं बालबोध। ठीक है, इसमें कुछ सुधार समितियां बनी थी, जैसे 1947 में यूपी में बनी थी देवनागरी लिपि सुधार समिति, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे यूपी सरकार को कि जैसे अनुस्वार और पंचमाक्षर की जगह शून्य का प्रयोग किया जाए, और जो अ की 12 खड़ी है वो भ्रामक है। और नरेंद्र देव के जो सुझाव थे उन्हें यूपी सरकार ने 1953 में स्वीकार कर लिया था। फिर 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण एक प्रकाशित किया था। कुछ रचनाएं देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी को लेकर लिखी गई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे रामचंद्र वर्मा ने लिखी थी अच्छी हिंदी 1944 में। डॉक्टर हरदेव बिहारी ने लिखी वर्ण विन्यास की समस्या 1950 में। और इन सब की ये लिखी हुई जो पुस्तकें थी वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट, माता प्रसाद गुप्त ने लिखी थी हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण। किशोरी दास वाजपेयी ने जो लिखी वो थी हिंदी शब्दानुशासन 1958 में। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। हिंदी वर्तनी की प्रथम जो पुस्तक लिखी थी वो छत्रधारी सिंह ने लिखी थी लेख नियम के नाम से 1884 में। और अब ये 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो हिंदी वर्तनी पर फिर से जो विचार किया था अंबिका दत्त व्यास ने किया था। वैसे इस श्रृंखला में महावीर प्रसाद द्विवेदी और इन सब का नाम भी आता है। इन सब ने भी बहुत प्रयास किए थे वर्तनी को सुधारने के लिए। बाल मुकुंद गुप्त वगैरह इनका नाम भी आता है। तो देवनागरी लिपि पर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।